अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। कहने को तो चोलिस्तान एक सहरा है, लेकिन यहाँ जा बजा झाड़ियाँ मौजूद हैं, कांटेदार दरख्त मौजूद हैं और एक बहुत बड़ा जंगल भी है जो पाकिस्तान और भारत की सरहद के करीब लगता है। मैं इस वक्त उसी जंगल में मौजूद हूँ और इसे कहा जाता है दोदला जंगल। कहते हैं किसी ज़माने में ये बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, लेकिन बाद में लोगों ने चूँकि यहाँ कोई ईंधन का मुतबादल बंदोबस्त नहीं है तो लोगों ने यहाँ से दरख्त काटने शुरू किए। हालांकि इस जंगल से भी दरख्त काटना एक जुर्म है, लेकिन ये जुर्म हमारे अफसरान की होते हुए यानी उनकी मौजूदगी में और उनकी इजाज़त से हो रहा है और अब ये जंगल छदरा हो गया है। दोदला जंगल के बारे में दो तीन राय पाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक ज़माने में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर पानी आया था दरिया घाघरा का या दरिया हाकड़ा का, तो उन्होंने जहाज़ों से बीज गिराए थे और जिसके नतीजे में ये दरख्त उगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का मामला होगा, क्योंकि जो इंसानी हाथों के लगाए हुए जंगल पाकिस्तान में मौजूद है उनमें छांगा मांगा सबसे बड़ा जंगल है। छांगा मांगा के बारे में एक तो ये तयशुदा बात है कि वो अंग्रेज़ों ने इसलिए उगाया था कि उस ज़माने में स्टीम इंजन चला करते थे ट्रेनों के साथ और उनमें कोयला इस्तेमाल होता था। उन्हें एक जंगल की ज़रूरत थी, लिहाजा लाहौर के करीब छांगा मांगा के इलाके में इंसानी हाथों का लगाया हुआ जंगल बनाया गया। आज भी वो मैन मेड जंगल्स में पाकिस्तान में सारी फहरिस्त है। दूसरा जंगल चीचावतनी का है, वो छांगा मांगा से भी बड़ा जंगल है। अंग्रेज़ उस जंगल से भी लकड़ी हासिल किया करते थे अपने स्टीम इंजनों के लिए, लेकिन ये दोदला का जंगल वो जंगल नहीं है जिसे इंसानों ने अपने हाथ से उगाया हो। ये कुदरती जंगल है और अच्छे खासे वसी रकबे पर फैला हुआ है। मैं तो किसी एक हिस्से में आया हूँ, लेकिन इस तरफ कैमरा है, इस तरफ भी कई किलोमीटर तक चला गया है। और मज़े की बात यह है कि कोई शख्स भी मुकामी या तारीख़ में या कहीं नेट पर यह दस्तयाब नहीं कि दोदला जंगल का रकबा कितना है। बस इतना ही है कि ये कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है और कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में है, यानी इस जंगल के बीचों बीच वो बैनुल-अक़वामी सरहद गुज़रती है जिसे हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर कहते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में अपना इजी पैसा अकाउंट और बैंक अकाउंट नंबर दर्ज किया है और मेरी अपने नाज़रीन से दरख्वास्त है कि वो मेरी माली एआनत करें। ये दरख्वास्त मैं पहले भी करता रहा हूँ, लेकिन लोगों ने ये समझा कि शायद मैं अपने लिए चंदा मांग रहा हूँ या खैरात मांग रहा हूँ। बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि सैयद होकर मांगते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पहला यूट्यूबर देखा है जो लोगों से चंदा मांग रहा है, यूट्यूब से लाखों रुपए कमाते हो और हमसे पैसे भी मांगते हो। ऐसी कोई बात नहीं। पहली बात तो ये कि यूट्यूब से लाखों रुपए वो कमाते हैं जो फैमिली व्लॉग के नाम पर गंद फैलाते हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि मैं अपने विरसे से अपनी नई नस्ल को रूशनास कराने के एक मिशन पर निकला हूँ। अगर मैंने माली एआनत आपसे मांगी है तो अपने घर के खर्च के लिए या किसी चंदे के तौर पर नहीं मांगी, कोई खैरात नहीं मांगी, बल्कि मैंने ये दरख्वास्त की है कि ये मिशन जो नई नस्ल को अपने गुजरे हुए कल से रूशनास कराने के लिए मैं लेकर चला हूँ, इसमें मेरा साथ दीजिए। व्लॉगिंग बहरहाल एक महंगा शौक़ है और मुझे बहुत दूर दूर सफ़र करना पड़ता है, जिस पर अखराजात भी आते हैं, जाने आने रहने खाने पीने के। वो अखराजात यूट्यूब के पैसों से पूरे नहीं होते। इसलिए मेरी नाज़रीन से दरख्वास्त है कि वो अगर मेरी माली एआनत कर सकते हैं तो करें, जो नहीं कर सकते वो मेरे लिए दुआ कर दें। और इसके साथ मैं उन नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत से दोस्त साहब ने मेरी माली एआनत की है और मज़ीद करना भी चाहते हैं, उन्होंने मुझे कहा है, उनका बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से दुआ उनके लिए कि अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत दे और उनके मुश्किलें आसान करे। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि आप इसमें मिशन में साथ दें और मेरी एआनत करें ताकि मैं इसे आगे लेकर चलूँ। आपका बहुत शुक्रिया। दरख्तों की वजह से
ये हमारी हिफाजती लाइन भी है, हिफाजती इदारे भी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ आने के लिए आपको बाकायदा अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना और देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। यहाँ नहीं आने दिया जाता आम लोगों को। देहात आबाद है, वो चूँकि रोज़ाना के आने वाले लोग हैं, लिहाजा उन्हें तो कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन अगर कोई बाहर से नया आदमी, जैसे मैं आज आया हूँ या मेरे साथ जो लोग आए हैं वो कभी कभी आते हैं, तो उनसे शनाख्ती कार्ड भी तलब किया जाता है और उनसे पूछा भी जाता है कि आप किस मकसद के लिए आ रहे हैं। जंगल के बीचों बीच एक चूँकि दरबार है और हम दरबार प्रस्त और कब्र प्रस्त लोग हैं, लिहाजा लोगों की बड़ी तादाद जुमेरात और जुमे को ख़ास तौर पर इस दरबार पर आती है। फूलों की पत्तियाँ भी चढ़ती हैं, यहाँ देगें भी चढ़ाई जाती हैं, चावल भी बढ़ते हैं और लोग यहाँ हल्ला गुल्ला भी करते हैं। पिकनिक मनाने वाला कोई सीन नहीं है, क्योंकि पिकनिक मनाने के लिए जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं वो आने ही नहीं देते। इस जंगल में कुछ गांव भी हैं, उनका दारोमदार भी इसी लकड़ी पर है। ज़मीनें भी कुछ थोड़ी सी अब चोलस्तान के इलाकों में आबाद हो गई हुई हैं, लेकिन वो ज़मीनें उस तरह की फसलें नहीं देती जिस तरह की फसलें आम तौर पर जो ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं वो देती हैं। जो फसल वहाँ 3 महीने में तैयार होती है, यहाँ उसे 6-8 महीने लगते हैं। पानी चूँकि चोलस्तान में नहीं है, मैं पहले भी जो है वो अपने ब्लॉग में बता चुका हूँ कि दरिया हाकड़ा, जिसे दरिया घाघरा भी कहा जाता है और हिंदुस्तान में उसे दरिया सरस्वती कहते हैं, वो एक ज़माने में चोलस्तान के बीचों बीच गुजरा करता था। ये पूरा कल्चर था अपना हाकड़ा। सिविलाइजेशन तो नहीं थी, क्योंकि तहज़ीब में और कल्चर में फ़र्क होता है। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का हिस्सा था और कम से कम 400 के लगभग बस्तियाँ इस चोलस्तान के इलाके में आबाद थीं। जो दरिया हाकड़ा खुश्क हुआ तो सारी की सारी ख़त्म हो गई, क्योंकि इंसान पानी के बगैर नहीं रह सकता। हम अगर तारीख़ पर नज़र दौड़ाएँ, जो इंसानी तारीख़ है, तो जितनी तहज़ीबों ने जन्म लिया वो दरियाओं के किनारे जन्म लिया। यानी अगर आप जो सबसे कदीम तहज़ीब है मेसोपोटामिया की, उसने भी दरिया के किनारे जन्म लिया, दरिया दजला और फ़ुरात के किनारे, और वहीं सबसे पहले शहर आबाद हुए। इसी तरह अगर मिस्र की तहज़ीब को देखें तो दरियाए नील के किनारे मिस्री तहज़ीब ने जन्म लिया और इंडस सिविलाइजेशन, जिसे दुनिया की सबसे पुरस्कार तहज़ीब कहा जाता है, कि वो उसके बारे में आज तक यही नहीं पता चल सका कि वो कैसे शुरू हुई और कैसे ख़त्म हो गई। उसने भी दरिया सिंध और उसके मुआवन दरिया जो थे, जिन्हें सपत सिंधु के नाम से पुकारा जाता है, उनके किनारों पर जन्म लिया। कई लाख मुरबा किलोमीटर के इलाके में ये शहर फैले हुए हैं। इसी चोलस्तान में जो एक तादाद बताई गई है वो ये है कि 300 से 400 बस्तियों के आसार तलाश किए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ की तो सिर्फ निशानदही की गई है, उन्हें निकाला नहीं गया, यानी ज़मीन की गोद से नहीं निकाला गया। लेकिन कुछ शहर जैसे पतन मीनारा है, उन्हें खोद कर उनके खंडरात निकाले गए हैं और पता चलता है कि उनमें से ज़्यादातर लोग बुद्ध मत के मानने वाले थे, क्योंकि वो शहरों की इमारतें ख़त्म हो गई हुई हैं, लेकिन जो मीनार बाकी बचे हुए हैं उनसे लगता है कि ये बुद्ध मत के मानने वाले हैं थे, जो शवाहिद मिले हैं वहाँ से। तो यूँ आप कह सकते हैं कि एक ज़माने में चोलस्तान का सहरा बुद्ध मत का मरकज़ हुआ करता था। उतने बड़े बड़े स्तूपा तो नहीं थे जितने बड़े बड़े स्तूपा टेक्सला में है, लेकिन यहाँ बुद्ध मत के मानने वाले लोग मौजूद थे और वो मतलब किसी न किसी तौर पर बुद्ध मत की पूजा पाठ किया करते थे या प्रस्तिश किया करते थे या उसके पैरोकार थे। स्तूपा होंगे, लेकिन ये कि वो चूँकि ज़ेरे ज़मीन है, ये भी कहा जाता है कि इन इलाकों में दरसगाहें भी मौजूद थी बुद्धिज़्म की। ये जो पतन मीनारा का मैंने आपको बताया है, पतन मीनारा में तो कहते हैं कि उनके मीनार अभी सलामत है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरा इरादा है कि मैं कभी जाऊं तो अपने नाजरीन को पतन मीनारा के अगर खंडरात मौजूद हैं तो वो दिखाऊं। इसी तरह इस दोदना के जंगल में बहुत से टोबे मौजूद हैं। मजमूई तौर पर चोलस्तान में 1100 से 1200 टोबे बताए जाते हैं, जिनमें से कुछ इस जंगल में हैं। ये जंगल
चोलस्तान के किनारे पर वाक़ है। अगर ये दरख्तों को पार करें तो चोलस्तान का सहरा है, रेत की टीलें हैं, दूर दूर तक रेत फैली हुई है, रास्ते नहीं हैं, लोगों में गुर्बत ज़्यादा है और उनका जो दारोमदार है वो उन्हीं टोबों के पानी पर है जो बारिश से भर जाते हैं। जब बारिश नहीं होती तो चोलस्तान खुशहाली का शिकार हो जाता है और फिर यहाँ लोग पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। दोदरा का जंगल इस लिहाज से बहुत अहम है इस सहरा के लिए। यहाँ ज़्यादातर जो फलदार दरख्त है वो बेरी के दरख्त है या फिर ये जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं ये अपना कांटेदार इस तरह के दरख्त हैं, ये दोदरा जंगल की पहचान है। तो ये चुभते भी हैं, ऐसा नहीं है कि चुभते नहीं हैं। कुछ के साथ तो बहुत छोटे छोटे कांटे हैं और कुछ के साथ लंबे कांटे हैं। कुछ दरख्तों की शक्लें भी यहाँ अलग है, यानी वो दरख्त जो हमारे इलाकों में पाए जाते हैं, जो ज़रखेज़ इलाके हैं, उनकी शक्ल सूरत अलग है और यहाँ कुछ तो खड़े दरख्त हैं और कुछ इस तरह के लेटे हुए दरख्त हैं। यहाँ तो खैर जो दरख्त मुझे नज़र आए हैं दोदरा के जंगल में, उनके तने इतने बहुत बड़े बड़े या मजबूत तो नहीं हैं, लेकिन ये दरख्त छाँव भी देते हैं। आमतौर पर सहराओं में जो दरख्त पाए जाते हैं उनकी छाँव नहीं होती, लेकिन इन दरख्तों में छाँव है। ये वो दरबार है सामने जहाँ लोग आते हैं जुमेरात और जुमे को आके देगे भी बनाते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें भी मानते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि वो मन्नतें मुरादें कितनी किस हद तक पूरी होती हैं, क्या मतलब उनका स्टेटस क्या है, लेकिन हमारी कौम चूँकि तोहम परस्त कौम है, लिहाजा वो इसलिए दूर भी आते हैं और उनका मानना है कि जो कुछ दे रहे हैं वो बाबा जी ही दे रहे हैं। ये कांटों की एक बाड़ लगाई गई है इसके किनारे, यानी जो इसका सेम बना हुआ है। ये मेरा ख्याल लंगर खाना है जो सामने नज़र आ रहा है। मैं देखता हूँ तो मेरा ख्याल रास्ता है, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ। बाबा जी का नाम मुझे अब तक नहीं पता, लिखा हुआ है वो भी पढ़ के बताता हूँ कि बाबा जी कौन से हैं। एक चेक पोस्ट बनी हुई है रास्ते में, वहाँ सारा कुछ चेक होता है, शनाख्ती कार्ड रखा जाता है और वो पूछते हैं कि आप अगर इस इलाके में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। तो अगर उन्हें ये कह दिया जाए कि आप दरबार पर जा रहे हैं तो फिर आपको नहीं रोका जाता, सिर्फ शनाख्ती कार्ड रखा जाता है। तो ये मैं उस दरबार के हाथे में आ गया हूँ कि मैंने जिस तरह बताया था, ये मस्जिद है जी, लंगर खाना नहीं है। ये मस्जिद है इसलिए कि ऊपर छोटे छोटे मीनार बने हुए जिनसे जाहिर होता है कि यहाँ नमाज अदा की जाती है। ये इसके सामने छोटा सा सहन है, अंदर से यहाँ नमाज वगैरह भी बिछी हुई है। ये तो मैं दूर से ये समझा था कि शायद हॉल है, यहाँ कोई लंगर शंगर बढ़ता होगा, लेकिन ये मस्जिद है छोटी सी। यहाँ मैं इमामत तो नहीं होती, कोई महराब मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लोग बहरहाल यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं जो लगता है। और उधर जो है वो इमारत है बाबा जी का मज़ार जो बना हुआ है। मज़ार भी दिखा देता हूँ, दोदरा के जंगल में दिखाने वाली यही एक चीज़ है। बाहर तो लोगों ने नाम लिखे हुए हैं, बाबा दोदा सरकार वाली सरकार, दोदा वाली सरकार मेरा ख्याल लिखा हुआ है बाबा जी का नाम। गेट खोलते हैं, छोटा सा गेट लगा हुआ है, खोल के चलते हैं अंदर। हाँ जी, बाबा दोदला वाली सरकार। ये दोदला का जंगल मेरा ख्याल है कि जी हो सकता है कि इन्हीं की वजह से दोदला कहा जाता हो, लेकिन ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये यही है कि बाबा दोदला वाली सरकार। ये मुझे नहीं पता कि जंगल की वजह से ये दोदला वाली सरकार है या जंगल इनकी वजह से दोदला वाला जंगल है। ये इधर भी लिखा हुआ है और ऊपर भी इसका नाम लिखा हुआ है। ये गेट मेरा है। अस्सलाम वालेकुम। ये बाबा जी की कब्र है, छोटा सा मज़ार है, अंदर ये खुजनियाँ उंगलियाँ लटकी हैं और ये ऊपर सादा सा मीनार है, वो गुम्बद है, मतलब इतना वो कुछ नहीं है कि ये चीज़ें यहाँ लगाई गई हों। लेकिन ये दोदला जंगल की वाहिद रौनक है जहाँ लोग मखसूस दिनों में आते हैं। वो सामने कुछ कटोरियाँ रखी हैं, दिए मुझे नज़र नहीं आए यहाँ पर कि दिए भी, हाँ जी ये इधर हैं दिए, क्यों नहीं है, ये दिए हमारी पहचान है, ये दिए हैं जी। यहाँ हम आगे दिए जलाते हैं, बाबा जी की खिदमत करते हैं, मन्नतें मानते हैं। तीलियों की भरमार है, जो लोग यहाँ आते हैं
वो अब बाबा जी से क्या मांगते हैं और बाबा जी उन्हें क्या देते हैं, ये बाबा जी को पता हो या आने वाले लोगों को पता हो। छोटा सा यहाँ आता है दरबार का, कोई इतना वसी और इस दरबार नहीं है। अंदर से तो मैंने आपको दिखा दिया, बाहर से भी मैं इसका जो एक ही गुम्बद बना हुआ है और वो भी ज़्यादा बुलंद नहीं है। नीला, लाल, पीला और मेरा ख्याल ग्रे कलर ये इधर है। इधर से दरबार सादा है, इधर कोई बेल बूटे नहीं बने हुए और ना ही रंग रोगन हुआ है। और इसी तरह का रंग उन्होंने गुम्बद पर भी किया हुआ है। यहाँ कुछ सुकून है। एक हाथा यहाँ भी बना हुआ है, कच्चा है हाथा है। यकीनी तौर पर यहाँ मुतक़िदीन बैठते होंगे और बाबा जी की खिदमत में हाज़री देते होंगे। दो दिनों वाली सरकार। चोलस्तान की सरजमीन पर बहुत से अजूबे हैं। एक अजूबा छोटा सा है, नन्ना मुन्ना सा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वो ब्राउन कलर की एक जैसे पर होता है मुर्गी का कह लें या बत्तख का पर कह लें, वो उस तरह की चीज़ है। लेकिन जब उसे हिलाते हैं तो उसमें ब्राउन कलर का एक बुरादा से निकलता है। हमें तो नहीं पता कि वो किस काम आता है, लेकिन ये तय है कि वो किसी न किसी मकसद के लिए ज़रूर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर, इस कायनात में जो चीज़ें भी पैदा की हैं उनमें से कोई भी बिला मकसद नहीं है। वो छोटी सी बूटी है, छोटा सा, बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे कोई ज़मीन में पर उगा हुआ है, लेकिन वो कमाल की चीज़ है। ये भी चोलस्तान का एक अजूबा है। ये पहले हरे रंग की होती है और उसके बाद ये ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है। इस पर इससे छेड़े तो इसमें से बुरादा निकलता है। ये तय है कि ये किसी काम आती है, किस काम आती है ये नहीं पता, ना कोई हमें बताने वाला है और ना हमें पता है। लेकिन ये देखें कि ये कुदरत का कमाल है। चोलस्तान और ख़ास तौर पर दूधरा जंगल अपने अजायबात के लिए मशहूर है। यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। बहुत सी दवाइयों के लिए जड़ी बूटियाँ यहाँ से ली जाती हैं। मैं एक दरख्त के नीचे खड़ा हूँ, ये कीकर का दरख्त है। यहाँ ज़्यादातर बेरी, जंड और कीकर के दरख्त हैं इस जंगल में। ये आपको कुछ उभरा हुआ निकला हुआ नज़र आ रहा होगा। ये गोंद है जो जमकर इस रंग की हो गई हुई है। कहते हैं कि ये भी जो हर्बल दवाइयाँ हैं उनमें काम आती है। यानी अगर कोई ऐसा शख्स इस जंगल में आए जो इन चीज़ों को जानता हो तो ये उसके लिए ख़जाना है। तो ये ना समझें कि चोलस्तान एक लकोतक सहरा है जहाँ रेत ही रेत है, बल्कि यहाँ बाद ऐसी चीज़ें भी हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए लाज़िम मलज़ूम है। ये हमारी बदनसीबी कि हमने हर्बल और होम्योपैथिक और देसी तरीक़ा इलाज को छोड़कर, यानी आयुर्वेदिक जिसे कहा जाता था, जो जोगियों का एक तरीक़ा इलाज होता था, वो छोड़कर हम एलोपैथिक पर आ गए हैं। और अब सिवाय एंटीबायोटिक के कोई काम नहीं करती हम पर दवा। लेकिन अगर इस तरह की कुछ चीज़ें तलाश की जाए, काश कि मैं हर्बलिस्ट होता या मुझे इन चीज़ों का पता होता तो मैं आपको बताता कि जो निकली हुई चीज़ है, ये हमने उतारी है एक चीज़, ये भुरभुरी हो गई है और बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये भी बुरादा बन गया है इसका, लेकिन है कोई ये जड़ी बूटी। दूधरा जंगल का एक पौधा जिसे करी बोलते हैं। ये देखने में तो ये टहनियाँ हैं सब्ज रंग की, लेकिन ये हैं बहुत काम की। कहते हैं कि अगर इन्हें उबाल कर इनका पानी पिया जाए तो जादू टूने का असर ख़त्म हो जाता है। ये कमाल की चीज़ है। और ये एक छोटा सा फल लगा हुआ है इसके ऊपर। ये ऐसे लगेगा जैसे बेर है छोटा सा, लेकिन ये बेर नहीं, ये क्रोंदी की शक्ल का एक है और ये सुर्ख हो जाता है। और जब सुर्ख हो जाता है तो ये खाया जाता है और खासा मज़े का होता है। इसी तरह इसकी जो लकड़ी है नीचे, यानी इसका जो तना है, अब तो खैर वो ग्राइंडर आ गए, हम मसाले पीसते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये इंसानी मैदे के लिए ये लकड़ी बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस लकड़ी को काट कर ले जाया करते थे लोग, उसे खुश्क करते थे और उसे फिर वो उसका मूसल बनाया करते थे छोटा सा, जैसे अपना मसाले पीसे खाते थे। तो मसाले तो पिसते थे, ये लकड़ी भी हल्का हल्का पिस के उसमें शामिल हो जाया करती थी। और जब वो मैदे में जाती थी, मतलब इंसान के अंदर जाती थी, तो न सिर्फ कई बीमारियों का इलाज होता था, बल्कि उसका मैदा भी इंसान का तंदुरुस्त रहता था। दूधरा जंगल के बीचों बीच ये खारदार तार लगाई गई है और ये इस बात का इंतबा है कि इससे आगे ना जाएं, क्योंकि आगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो सरहद है वो बहुत करीब है। मैं यहाँ एक जड़ी बूटी के पास बैठ गया हूँ, आपसे कुछ बातें भी करूँ और इस जड़ी बूटी के बारे में आपको बताऊँ भी। ये आपको मेरे साथ से वो एक, मुझे नाम नहीं इसका पता चल सका कि ये नाम क्या है। कोशिश की, लेकिन चूँकि यहाँ लोग हैं नहीं, सुनसान और वीरान इलाका है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि इससे खार बनती है।
यानी ये जो इसकी लकड़ी है, ये जो मेरे हाथ में है, इसे जलाया जाता है। और कहते हैं कि जब ये जलती है, मतलब जब इसकी राख बनती है तो ये लोहे की तरह सख्त हो जाती है। इसे ज़मीन में दबाकर जलाया जाता है। तो वो जो राख है वो उसे यहाँ मकामी ज़बान में खार कहा जाता है। खार का मतलब खारी समझ लें आप। उस खार से फिर एक पाउडर बनता है जिससे ये लोग कपड़े धोते हैं। यानी यूँ कह लें कि ये इनका देसी सोडा है, या देसी जो है वो कपड़े धोने का पाउडर है, जो हम बहुत सारे ढेरों पैसे देकर बाज़ार से ख़रीदते हैं और फिर घर में लाते हैं। वो कोई किसी कंपनी का होता है, कोई खातून किसी और कंपनी का पसंद करती है, लेकिन ये चीज़ें जो है ये अल्लाह ताला ने यहाँ उगाई हुई हैं चोलस्तान में और चोलस्तान के जंगल में। तो जो चीज़ भी अल्लाह ताला ने इस कायनात में पैदा की या ये इस सरज़मीन पर हमारे लिए उगाई है, वो किसी न किसी काम की ज़रूर है। ये अलग बात है कि हमें समझ नहीं है, हमें पता नहीं। अगर हम खोज लगाने बैठे तो फिर हमारे जो रोज़ी रिज़्क़ के सिलसिले पीछे हमने छोड़े हुए हैं वो कैसे पूरे हों। लेकिन यहाँ आकर चोलस्तान में आकर ये अंदाज़ा होता है कि ये सिर्फ सरज़मीन नहीं है, बल्कि ये एक अजूबा है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप ज़रूर इस सरज़मीन पर आएँ और देखें कि अल्लाह ताला ने रेत के इस सहरा में, इस तपती धूप में या कड़ी धूप में आप कह सकते हैं कि हमारे लिए कौन कौन सी नेमतें पोशीदा की रखी हैं, कर रखी हैं। यहाँ अगर वो सूरह रहमान की वो आयत याद आती है जिसका तर्जुमा ये है, और तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।